Hello everyone, this is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel Phycraft. So in this lecture, we are going to start the left part of the momentum, that is impulse, and some P2 and P4 question. So let's start from the first slide. So students, momentum में हमने लास्ट लेक्चर में मोमेंटम को डेप्थ से देखा हमने फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी था मोमेंटम का. हमने इम्पल्स का फार्मूला देखा, दैट इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम. सो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम क्यू. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने फोर्स का फार्मूला देखा और हमने एक फोर्स को एक नए अंदाज से स्टडी किया. एंड देन वी डिफाइन द फोर्स एज फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. सो अगर आपने स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज एक दफा देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपको जो इम्पल्स का कॉन्सेप्ट है ये आपको एक बेहतर अंदाज से समझ आ जाए. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ओके, तो टाइम ज़ाया किए बगैर अब हम आगे चलते हैं और इम्पल्स को थोड़ा सा डेप्थ से स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ देखा है कि पास्ट पेपर में कहीं 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं. तो हम ज़रा तसल्ली से देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को. ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं इम्पल्स का फार्मूला बेटा लिख रहा हूँ. इम्पल्स का फार्मूला था डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी. ओके, यही फार्मूला हमने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी. सो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम. क्लियर? गुड, ठीक है. अब ये जो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी है, इम्पल्स है स्टूडेंट्स, ये इस टाइम दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर आप टाइम ऑफ कोलिजन, इसको टाइम ऑफ कोलिजन कहेंगे. क्लियर हो गया? और इसको इम्पैक्ट फोर्स कह देंगे. इजी सी बात हो गई. इम्पल्स वैसे भी हम ज्यादा इम्पैक्ट पे स्टडी करते हैं, इम्पैक्ट के जो फिनोमेनास होते हैं उसमें डील करवाते हैं इम्पल्स को. क्लियर? सो अगर ये किसी तरह, ध्यान से देखिएगा, इम्पल्स इंक्रीज होगा अगर मैं इम्पैक्ट फोर्स को स्टूडेंट्स क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं. एग्री? कोई मुश्किल बात नहीं हुई, सिंपल सी बात है. 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6. सो इफ यू इंक्रीज द वैल्यू दैट इज 3 अप टू 5 अप टू 8, ऑब्वियसली द प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज्ड. क्लियर? सो इम्पल्स स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगा अगर आप क्या करें? इम्पैक्ट फोर्स बढ़ा दें. इजी सी बात हो गई. तो ये जो रेड कलर में लाइन लिखी है, इम्पल्स 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड द टाइम इंटरवल और द इम्पैक्ट टाइम. सो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं that impulse can be increased by increasing the magnitude of force. इसका मतलब है कि अगर हम इम्पैक्ट फोर्स को बढ़ा दे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? इम्पल्स की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर? इसी तरह अगर मैं टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ा दूं, मतलब दूसरे फैक्टर को बढ़ा दूं, तो तब भी जो डेल्टा पी की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अगर आप एक चीज को बढ़ाओगे दोनों फैक्टर में से, तो आपके पास जो इम्पल्स का जो फैक्टर है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर? सो इम्पल्स कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय चेंजिंग द टाइम इंटरवल और बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम. तो इन दोनों फैक्टर से ऑब्वियसली इम्पल्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. इजी सी बात होगी, ये तो मुश्किल नहीं रहा. लेकिन अगर स्टूडेंट्स आप अब गौर करें तो आप देख रहे हैं ना कि ये जो फैक्टर है फोर्स और टाइम, इनका आपस में क्या रिलेशन बन रहा है? जरा आपने बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है. क्लियर? अब एक नए फेस, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं. ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज के? टाइम के. क्योंकि फार्मूला तो हमें यही कह रहा है, जैसे एफ इजिकल टू एम में, तो एम और एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो इनवर्स निकलता है. इसी तरह जो यहां पे कॉन्सेप्ट निकल रहा है स्टूडेंट्स, ये जो इम्पैक्ट फोर्स है ये 1/t के, दैट्स मीन टाइम ऑफ इम्पैक्ट या इम्पैक्ट टाइम या टाइम ऑफ कोलिजन के इनवर्सली प्रोपोर्शन है. इसका मतलब क्या निकला स्टूडेंट्स? कि अगर आप किसी तरह टाइम ऑफ कोलिजन इम्पैक्ट टाइम को कम से कम करोगे तो f की वैल्यू खुद ब खुद क्या होती जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मोमेंटम को तो कंजर्व रहना ही रहना है. हम इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ऑब्वियसली आपको इतना तो मालूम है ना कि जो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शन होती हैं, तो अगर एक फैक्टर को आप कम करोगे तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ज्यादा हो जाएगा. इसी तरह अगर आप इम्पैक्ट टाइम को क्या कर दें? ज्यादा कर दें, तो उससे क्या होगा? फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी?
डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात हो गई। ऐसा ही है ना, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन तो हमें यही कहता है। इसीलिए जो कार एक्सीडेंट्स वगैरह में आपने देखा है कि जो कार का जो फ्रंट पोर्शन होता है वो काफी लॉन्ग होता है। क्लियर हो गया? वो इसीलिए बनाया जाता है, क्रम्पल्स ऊपर्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं ताकि जो आपका एक्सीडेंट्स में ह्यूमन बीइंग का ये जो टाइम ऑफ कोलिजन है ये क्या हो जाए, ये इंक्रीज हो। कार का किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा, तो जब टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो आप तक जो फोर्स पहुंचेगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? इसको सर्च कीजिएगा, इस पर स्टडी कीजिएगा। क्लियर? अब हम दोबारा बात स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी जिसमें जो बाबर आजम है ये शॉट लगा रहा था। जो जिनको क्रिकेट का थोड़ा बहुत सेंस है, थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन नॉलेज है इनको, तो ये वर्ड यूज करते हैं, क्रिकेटर्स जितने भी होते हैं ये वर्ड यूज करते हैं कि बॉल को मिडल किया जाए बैट के साथ तो उतनी अच्छी शॉट लगती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये बाबर आजम हो गए, कोहली हो गए, जितने भी अच्छे प्लेयर हो गए, जब ये शॉट लगाते हैं तो आपने देखा है इनके बैट के बिल्कुल सेंटर में बॉल लगती है और फिर इनकी शॉट जाती है। अब होता क्या है कि जब बॉल एक बैट के सेंटर को हिट करती है, याद रखिएगा, तो आप इनका जो टाइम ऑफ कोलिजन है, जो इंपैक्ट टाइम है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाता है, बॉल और बैट का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मिडल में लगती है। इसकी वजह से एज कंपेयर अगर साइड्स पे लगेगी तो टाइम ऑफ जो कोलिजन है वो कम होगा। मिडल में लगी है तो टाइम ऑफ कोलिजन या इंपैक्ट टाइम इस टाइम क्या हो गया, मिडल में बॉल का बैट के मिडल में लगने से टाइम ऑफ जो कोलिजन है वो इंक्रीज हो गया। अब जब इंक्रीज हुआ तो यहां देखिएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी। दोबारा देख लें, एफ मल्टीप्लाई टी। इजी, ठीक हो गया। अब अगर मुझे आंसर लाना है, मुझे बताइए ना, अगर मुझे आंसर 50 चाहिए, ठीक हो गया, और मैं टाइम को क्या कर देता हूं, टाइम को मैं इंक्रीज करके, फॉर एग्जांपल पहले ये 50 इस तरह बन रहा था कि 10 मल्टीप्लाई 5 बन रहा था। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 50 आ रहा। क्लियर? अब जब बैट्समैन ने शॉट खेली और बॉल जो है वो मिडल हो रही है बैट के, अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि टाइम ऑफ कोलिजन जो है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये 5 से क्या हो गया, इमेजिन कीजिए, ये 5 से क्या हो गया, ये 5 से इस टाइम क्या हो गया, 10 मिली सेकेंड हो गया। पहले कितना था, 5 मिली सेकेंड। क्लियर? तो अब मुझे बताइए ना, अगर आपको आंसर 50 लाना हो तो आपको कम फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले 10 लगा रहे थे, अब कितनी लगाओगे, 5 लगा दोगे, तो तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये वो राज है, ये वो सीक्रेट है इनकी शॉट्स में कि जब ये शॉट लगाते हैं तो इनका जो टाइम ऑफ कोलिजन है बैट के साथ वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको लेस फोर्स लगानी पड़ती है, कम फोर्स लगानी पड़ती है बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाने के लिए। अब इस शॉट को देखिए जो विराट कोहली है वो सिर्फ उन्होंने बैट रखा है स्टूडेंट्स, वो चेक कीजिए, और बाकी प्लेयर्स की तरह इतना ज्यादा जोर नहीं लगाया, लेकिन बॉल जो है वो देखिए रुक ही नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इनके बैट के साथ बॉल मिडल हुई, टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो गया स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो गया। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए या बॉल के अंदर ग्रेटर इंपल्स प्रोड्यूस करने के लिए अब इनके लिए जरूरी नहीं है कि ये फुल पावर लगाएं और बॉल तभी बाहर जाएगी। इनको सिर्फ बॉल को मिडल करना है बैट के साथ, जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन में इनको ड्राइव खेलनी है या शॉट लगानी है, और फोर्स इनको ऑटोमेटिकली कम लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स कम लगाओगे और टाइम अगर कोलिजन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो इंपल्स का फैक्टर है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बात समझ आ गई ना? ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया का कीपर है कैच कर रहा है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अगेन फार्मूला लिख देता हूं इंपल्स का, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी। ओके, अब आपने बॉल को स्टॉप करना है। क्या करना है, बॉल को, शाबाश, जहन में दोहराइए, कीपर है, सारी बात है, बॉल को तो इसने कैच करना है, बॉल को तो स्टॉप करना है। अब रीजन क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बॉल को जब कैच करते हैं तो ये अपना हैंड जो है, दोनों जो ग्लव्स पहने हुए, ये स्टूडेंट्स किधर लेके जाएगा, पीछे लेके जाएगा। इजी हो गया। जब ये बॉल को कैच करते साथ साथ अपने हैंड्स को पीछे की तरफ लेके जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल की मूवमेंट लेके जाता है, सो टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया? उससे क्या होता है, ये जो फोर्स है ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है और आराम से ये जो इंपैक्ट फोर्स है ये ग्लव्स में आके क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इजी। लेकिन अगर बॉल को अचानक स्टॉप किया जाए, जैसे अब्दुल्ला शफीक ने किया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जैसे ही वो कैच करेगा, बॉल को स्टॉप करेगा,
अब रिएक्शन इतना ज्यादा होगा, क्योंकि एक्शन तो बॉल ने कर दिया, लेकिन वो जैसे ही कैच करेगा रिएक्शन इतना ज्यादा हुआ कि बॉल हाथ से निकल जाती है। तो इसको एक बेहतर अंदाज से कैच करने के लिए, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूं, सिर्फ आपको यहाँ पे फिजिक्स बता रहा हूं कि बॉल को कैच करने के लिए, हॉट बॉल को कैच करने के लिए, टेप बॉल को कैच करने के लिए आप अपने हैंड्स को बैक साइड की तरफ ड्रैग करते हो। जब आप बैक साइड की तरफ ड्रैग करते हो तो आपका जो इम्पैक्ट टाइम है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपकी जो इम्पैक्ट फोर्स है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह आपने देखा है कि डिफरेंट कार्स वगैरह में, डिफरेंट व्हीकल्स में क्या लगे होते हैं, बाइक में भी आपको पता है गार्ड्स लगे होते हैं, आगे फ्रंट बम्पर्स लगे होते हैं। उनका पर्पस क्या होता है स्टूडेंट्स, उनका पर्पस यही होता है कि जब कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो तो किसी तरह वो जो इम्पैक्ट फोर्स है वो ह्यूमन तक पहुंचते पहुंचते उसका टाइम इंक्रीज कर दे। क्लियर ना, मेरी बात समझ आई? आई होप सो। इसको सोचें, एक दफा ट्राई कीजिएगा, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। आपने एक्सीडेंट्स में ये जो फैक्टर है ये अगर इंक्रीज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी अगर हो जाए, तो आपको जो इम्पैक्ट फोर्स एक्सीडेंट्स के दौरान जो लगेगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए ये बाइक्स वगैरह के गार्ड्स होते हैं आगे, जो लेग्स के आगे लगे होते हैं। इसी तरह ये जो कार्स होती हैं उनके बम्पर्स वगैरह होते हैं। और आपने डिफरेंट और हैवी व्हीकल्स देखी होंगे जिनके आगे स्टील का एक केज सा लगा होता है, जिससे वो ये गाड़ी को बचाने के लिए, ह्यूमन बींग्स ड्राइवर्स को बचाने के लिए यूज़ होता है। तो बेटा इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप किसी तरह इम्पैक्ट टाइम को क्या कर रहे हैं, बोले शाबाश, इंक्रीज कर रहे हैं। अब चूंकि इम्पैक्ट टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज के, फोर्स के, तो जैसे ही आप इस इम्पैक्ट टाइम को इंक्रीज करोगे, ये जो इम्पैक्ट फोर्स है ये क्या हो जाएगी, इसको टाइम मिल जाएगा डिक्रीज होने का, ये डिक्रीज हो जाएगी आप तक पहुंचते पहुंचते। क्लियर? तो आप इस तरह बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, जो बेसिकली कैच वगैरह पकड़ना हो या क्रिकेट में हो या डिफरेंट फिनोमिनास में आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इजी हो गया, इंपल्स की हेल्प ले सकते हैं। ओके, इंपल्स को स्टूडेंट्स फाइंड आउट करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास, हम डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो इतना टाइम तो नहीं होता हमारे पास पेपर में, लेकिन हम प्रैक्टिस स्टार्ट हम ऐसे ही करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं हम बिल्कुल डेप्थ से ही हैं। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। सो स्टूडेंट्स मेरे पास मास कितना हो गया, 10 kg इज मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। दैट्स मीन आई हैव द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड बाद its velocity become 5 meter per second. So velocity students कितनी हो गई, 5 meter per second. Now you have to find out impulse and you have to find out average force or the resultant force you have to find out. Clear? Good. So average force का formula क्या होता है, this one is delta P divided by T. So now at the first step you have to find out delta P. So for delta P you know that for impulse हेडिंग दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। इम्पल्स के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू, बोले शाबाश, एम वी माइनस यू। यही फार्मूला मैंने आपको सिखाया है। क्लियर? सो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, 10, व्हाट इज वी, इट्स 10, व्हाट इज यू, इट्स 2, एंड यू गेट योर आंसर दैट इज 10 मल्टीप्लाई 8 एंड नाउ 80 न्यूटन सेकेंड। स्टूडेंट्स ये किस चीज का आंसर है, ये है इंपल्स का आंसर है, दैट्स मीन चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 80 न्यूटन सेकंड हुआ। क्लियर? गुड। अब हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं, एवरेज फोर्स फाइंड आउट करते हैं। सो एवरेज फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। ओके, सो व्हाट इज डेल्टा पी, इट्स 80 एंड व्हाट इज टाइम, इट्स given in the data that is 10 second. So now you have the impact force or the average force that is 8 Newton. Okay, so students आपने देखा कि हमने सिर्फ दो फार्मूला से क्या फाइंड आउट कर लिया है, हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है एवरेज फोर्स की और इम्पल्स की। ओके जी, अब इसको स्टूडेंट्स आपने बहुत ध्यान से देखना है, पहले समझ लो, आराम सुकून से समझ लो, उसके बाद आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। सो अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg, बेटे वैल्यू मिल गई मास की। स्टूडेंट्स अगेन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना, ठीक है प्लीज। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल। ओके, इससे कोलाइड कर रहा है, दैट्स मीन दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स
v will be 6 meter per second. Again you have to find out the impulse and you have to find out the average force when the time is 0.05 सेकेंड. क्लियर? अब स्टूडेंट्स इसको एक दफा खुद ट्राई करें, वीडियो पॉज कीजिए, इसको एक दफा खुद ट्राई करो, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है और फिर देखिएगा कि मेरा आंसर क्या आता है. और अगर आंसर में डिफरेंस आया तो जिस वजह से डिफरेंस आएगा आपने वो फैक्टर नोट डाउन कर लेना है. क्लियर? अब स्टूडेंट्स ये मेरी बात, आई होप सो कि आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके. अब आपने जरा मेरा टेक्निक अंडरस्टैंड करनी है. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो भी चीज वेक्टर होती है ना, वेक्टर वेलोसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी. इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ इनकी डायरेक्शन भी होती है. दैट्स मीन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है. बिल्कुल होती है, आपने काइनेमैटिक्स या मोशन के चैप्टर में जरूर पढ़ी होगी. अब अगर इस डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करें तो हम एक रूल बना लेते हैं इंपल्स के लिए. अब ये आपकी मर्जी है, अगर बॉल जो है या कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो हम इसको प्लस कंसीडर कर लेंगे. दैट्स मीन जो भी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस का साइन लगा लेंगे. अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा स्टूडेंट्स तो हम इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे. क्लियर हो गया? ये बात समझ आई कि ना? इसका मतलब है बेटा कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो इसको मैं क्या ले लूंगा, प्लस. और अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं क्या ले लूंगा, नेगेटिव ले लो. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में डायरेक्शन होती है. तो डायरेक्शन अगर एक पॉजिटिव लेते हो तो दूसरी आपको नेगेटिव लेनी पड़ती है. दैट्स मीन 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है बेसिकली. सो अगर एक पॉजिटिव ले रहे हो और वही ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अगर टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद रिवर्स हो जाती है तो आप उसी डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करोगे. क्लियर हो गया? हम और आसान करते हैं. अगर डायरेक्शन चेंज हो रही हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे. आपकी अपनी मर्जी है, आप इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लो, सिर्फ आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा, इससे के अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर? सो अब वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, बोलो शाबाश. इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज है. पहले लेफ्ट साइड जा रहा था, अब आफ्टर कोलिजन ये राइट साइड जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन चेंज है. सो आई हैव टू टेक द नेगेटिव साइन विद द इनिशियल वेलोसिटी. इट्स अप टू यू, आप इसको पॉजिटिव के साथ भी ले सकते हो, आप इसको नेगेटिव के साथ भी ले सकते हैं. सो अब बेटा हम यूज करते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू. अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज मास? मास इज 0.2. व्हाट इज वेलोसिटी? इट्स 6. एंड व्हाट इज इनिशियल velocity? It's -8 this time. Okay, so delta p is equal to 0.2 and 6 plus 8, and when you solve and multiply this value you get answer that is 2.8 न्यूटन सेकेंड. इसको ट्राई कर लीजिएगा खुद. ठीक हो गया स्टूडेंट? अब ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ये मिस्टेक बहुत से बच्चे करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी को वो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे और उनका आंसर बहुत कम आ जाएगा, जो कि रियलिटी से बहुत दूर होगा उनका आंसर. Easy? ठीक है? Okay, now I have find out the impulse. Now I'm going to find out the impact force, that is average force, delta P divided by T. So what is delta P? 2.8. What is time? Time is 0.05 and now your answer is I guess 56 न्यूटन आपका आंसर आ गया. So students इसको ट्राई कीजिएगा. ठीक है? अगर आपकी अपनी मर्जी है, आप फाइनल वेलोसिटी को v को नेगेटिव लेकर u को पॉजिटिव ले लो, इट्स अप टू यू. लेकिन बस आपका आंसर फिर -2.8 आ जाएगा, इसके अलावा कोई चेंजिंग और मजीद नहीं आएगी. तो हम इसके मजीद क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह ही है, जिसमें आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन चेंज हो रही होती है. एक डायरेक्शन पॉजिटिव हो रही है, अगली डायरेक्शन नेगेटिव हो रही है. अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो हम उसकी डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे. अगर ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन अर्थ से कोलिजन करने के बाद ऊपर जा रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लेंगे. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम, कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं, देन फिर हम एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे. तो ये चैप्टर इंशाल्लाह आपका, इस पे आपको ग्रिप हो जाएगी. तो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.